हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 94 आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको लेकर आया हूँ। आज की हमारी क्लास लंबी होने वाली है, तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि प्रश्नों को हम काफ़ी स्पीड से करेंगे, उनकी थ्योरी नहीं जानेंगे, प्रश्न और प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो अगर आपको थ्योरी क्लासेस से संबंधित क्लासेस देखनी है तो आप थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं और मैंने वन लाइनर जो कराए हैं उनको देख सकते हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और वृद्धा विवाह की समस्या का वर्णन है। पहला ऑप्शन रंगभूमि, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन कायाकल्प और चौथा ऑप्शन कर्मभूमि। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला। उपन्यास का नाम है निर्मला, जिसमें वृद्ध विवाह का हमारे वर्णन है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गौस ए आफियत का हिंदी रूपांतरण है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में रचनाएं करते थे और पूछा है कि गौस ए आफियत जो उनकी उर्दू में रचना थी उसका जो हिंदी में रूपांतरण है वो किस नाम से। पहला ऑप्शन प्रेमाश्रम, दूसरा ऑप्शन सेवा सदन, तीसरा ऑप्शन रंगभूमि और चौथा ऑप्शन वरदान। तो गौस ए आफियत का हिंदी रूपांतरण है हमारा प्रेमाश्रम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमाश्रम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गौस ए आफियत का हिंदी रूपांतरण हमारा प्रेमाश्रम है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है। तो पहले हमसे दूसरा प्रश्न था और अब हमारा चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण। पहला ऑप्शन सेवा सदन, दूसरा ऑप्शन रूठी रानी, तीसरा ऑप्शन रंगभूमि और चौथा ऑप्शन प्रेमाश्रम। तो चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण था रंगभूमि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, गोद नारी ये दो उपन्यास किसने लिखे हैं। पहला ऑप्शन प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, दूसरा ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त ने, तीसरा ऑप्शन शिव पूजन सहाय ने और चौथा ऑप्शन चंडी प्रसाद हृदयेश ने। तो बात करते हैं गोद और नारी उपन्यास ये लिखे हैं सियाराम शरण गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, शतरंज के मोहरे उपन्यास किसने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन अमृतलाल नागर, तीसरा ऑप्शन उदय शंकर भट्ट और चौथा ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क। तो शतरंज के मोहरे उपन्यास लिखा है हमारा अमृतलाल नागर ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन से संबंधित है। तो तुलसीदास जी के जीवन से जो संबंधित उपन्यास है उसके ऑप्शन हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन महाकाल, दूसरा ऑप्शन नाच्यो बहुत गोपाल, तीसरा ऑप्शन मानस का हंस और चौथा ऑप्शन खंजन नयन। तो यहाँ पर बात करते हैं सही उत्तर की, तो वो है हमारा मानस का हंस। मानस का हंस हमारा तुलसीदास के जीवन से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन अमृतलाल नागर, दूसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन उदय शंकर भट्ट और चौथा ऑप्शन भगवती शरण वर्मा। तो बात करते हैं अर्धनारीश्वर उपन्यास ये लिखा हमारा विष्णु प्रभाकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, शहर में घूमता आईना बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, किसने लिखा है। पहला ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क ने, दूसरा ऑप्शन उषा देवी मित्रा ने, तीसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा और चौथा ऑप्शन अमृतलाल नागर जी ने। तो शहर में घूमता आईना उपन्यास लिखा है हमारा उपेंद्र नाथ अश्क ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नौवें प्रश्न की। नौवें प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है। यानी कि तीन ऑप्शन हमारे जो होंगे वो उनके लिखे हुए होंगे और एक ऑप्शन हमारा
नहीं होगा। पहला ऑप्शन गिरती दीवारें, दूसरा ऑप्शन गर्मराग, तीसरा ऑप्शन पतिता की साधना और चौथा बांधो न नाव इष्ठाव। तो उपेंद्रनाथ अश्क का इनमें जो उपन्यास नहीं है वो है हमारा पतिता की साधना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। बाकी गिरती दीवारें, गर्मराग और बांधो न ठाव नाव इष्ठाव ये हमारे उपेंद्रनाथ अश्क जी ने लिखे हैं। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। मनुष्य और देवता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपन्यास किसका है? पहला ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरा ऑप्शन भगवती प्रसाद वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन उषा देवी मित्रा और चौथा ऑप्शन उपेंद्रनाथ अश्क। तो बात करते हैं मनुष्य और देवता उपन्यास है हमारा भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है जैनेन्द्र को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी कि जैनेन्द्र जी ने कौन सा उपन्यास लिखा जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन परख, दूसरा ऑप्शन त्यागपत्र, तीसरा ऑप्शन मुक्तिबोध और चौथा ऑप्शन अनाम स्वामी। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो है हमारा मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 12वें प्रश्न की। सन्यासी उपन्यास के लेखक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है देवराज, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जैनेन्द्र, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यशपाल और चौथा ऑप्शन इलाचंद्र जोशी। तो सन्यासी उपन्यास के लेखक हैं हमारे इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इलाचंद जोशी, दूसरा ऑप्शन मनोहर श्याम जोशी, तीसरा ऑप्शन जैनेन्द्र जी और चौथा ऑप्शन यशपाल जी। तो मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक हैं हमारे इलाचंद जोशी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वां 13वां प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न की। अजय की डायरी नामक उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन देवराज जी, दूसरा ऑप्शन देवराज उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा और चौथा ऑप्शन यशपाल जी। तो अजय की डायरी नामक उपन्यास के लेखक हैं हमारे देवराज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे देवराज उपाध्याय लगा देंगे लेकिन वो गलत उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? 100% आपके पेपर में ये प्रश्न आने वाला है, इसीलिए इस प्रश्न को जरूर करके जाएं। यशपाल जी का आपसे एक प्रश्न पूछा जाना है और यही प्रश्न आपके पेपर में 100% लिख के ले लीजिए कि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान विभाजन पर कौन सा उपन्यास उनका आधारित है? पहला ऑप्शन देशद्रोही, दूसरा ऑप्शन झूठा सच, तीसरा ऑप्शन क्यों फंसे और चौथा ऑप्शन मेरी तेरी उसकी बात। तो यशपाल जी का जो उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है वो है झूठा सच। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और 100% आपके पेपर में आएगा ये प्रश्न। अब बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की। रतिनाथ की चाची और बलचनमा नामक उपन्यास किसने लिखा है? पहला ऑप्शन रांघे राघव, दूसरा ऑप्शन यशपाल जी, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन और चौथा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। तो रतिनाथ की चाची और बलचनामा उपन्यास लिखा है हमारे नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है एक चूहे की मौत के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जगदीश चंद, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बदी उज़्मा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है राही मासूम रज़ा और चौथा ऑप्शन हृदयेश। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बदी उज़्मा, ये एक चूहे की मौत लेखक हैं। फिर बात करते हैं 18वें प्रश्न की। चार दरवेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन मुद्रा राक्षस, दूसरा ऑप्शन हृदयेश जी, तीसरा ऑप्शन मार्कंडेय और चौथा ऑप्शन कृष्णा सोबती। तो चार दरवेश उपन्यास के लेखक हैं हमारे हृदयेश जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मुर्दाघर उपन्यास किसने लिखा है? पहला ऑप्शन मुद्रा राक्षस ने, दूसरा ऑप्शन हृदयेश ने, तीसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा ने और चौथा ऑप्शन जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी ने। तो बात करते हैं मुर्दाघर उपन्यास किसने लिखा, तो वो लिखा हमारे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है
सेमल का फूल उपन्यास के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन मार्कंडेय, तीसरा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा और चौथा ऑप्शन हृदयेश। तो सेमल का फूल उपन्यास के लेखक हैं हमारे मार्कंडेय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न, बावन दास रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? यानी कि जो रेणु जी ने उपन्यास लिखा है उसमें बावन दास कौन से उपन्यास का पात्र है? पहला ऑप्शन मैला आंचल, दूसरा ऑप्शन परती परिकथा, तीसरा ऑप्शन जुलूस और चौथा ऑप्शन कितने चौराहे। तो बावन दास जो हमारे उपन्यास का पात्र है वो है मैला आंचल। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर की दृष्टि से ये प्रश्न। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है, बहती गंगा किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन राजेंद्र अवस्थी, दूसरा ऑप्शन बलभद्र ठाकुर, तीसरा ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह रुद्र काशिके और चौथा ऑप्शन हिमांशु जोशी। तो बात करते हैं 22वें प्रश्न के सही उत्तर की, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद सिंह रुद्र काशिके। आपको रुद्र काशिके देखने को मिल सकता है, पूरा नाम आपको इनका पढ़कर जाना है, शिव प्रसाद सिंह रुद्र काशिके। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है, कालाजल उपन्यास के लेखक हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विवेकी राय, दूसरा ऑप्शन गुलशेर खां शानी, तीसरा ऑप्शन रामदेव शुक्ल और चौथा ऑप्शन भगवान दास मोरपाल। तो बात करते हैं कालाजल उपन्यास के लेखक की, तो वो हैं हमारे गुलशेर खां शानी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? पहला ऑप्शन ठाकुर प्रसाद सिंह, दूसरा ऑप्शन विवेकी राय, तीसरा ऑप्शन नरेश मेहता और चौथा ऑप्शन प्रभाकर माचवे। तो बात करते हैं 24वें प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो होंगे हमारे नरेश मेहता जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन उदय प्रकाश, तीसरा ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल और चौथा ऑप्शन रामदरस मिश्र। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हमारे श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी लिखा है। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न है, महाभोज उपन्यास किसने लिखा? पहला ऑप्शन कृष्णा सोबती ने, दूसरा ऑप्शन शिवानी ने, तीसरा ऑप्शन मनु भंडारी और चौथा ऑप्शन मंजुल भगत। तो महाभोज उपन्यास लिखा है हमारे मन्नू भंडारी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? यहाँ पर हमसे पूछा गया है लेखिका के बारे में। पहला ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा, दूसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन महुआ मांझी और चौथा ऑप्शन निर्मला भुराड़िया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न है, अनारो उपन्यास की लेखिका हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राजी सेठ, दूसरा ऑप्शन मंजुल भगत, तीसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग और चौथा ऑप्शन कुसुम कुमार। तो अनारो उपन्यास की लेखिका हैं हमारी मंजुल भगत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं हम 29वें प्रश्न की। कठगुलाब उपन्यास की लेखिका हैं? पहला ऑप्शन ममता कालिया, दूसरा ऑप्शन चंद्रकांता, तीसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग और चौथा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा। तो कठगुलाब उपन्यास की लेखिका हमारी मृदुला गर्ग हो जाएंगी। ये भी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो वो 2013 में मिला। और कौन से उपन्यास के लिए? पहला ऑप्शन हमें दिया गया बंसज, दूसरा ऑप्शन मिलजुल मन, तीसरा ऑप्शन चित कोबरा और चौथा ऑप्शन अनित्य। तो बात करते हैं 30वें प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो होगा हमारा मिलजुल मन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारा एक निबंध है और इसे किसने लिखा है हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन गुलाब राय ने, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास जी ने, तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और चौथा ऑप्शन विवेकी राय जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, चक्कर क्लब ये भी हमारा एक निबंध है,
किसका है? पहला ऑप्शन जैनेन्द्र जी का, दूसरा ऑप्शन यशपाल जी का, तीसरा ऑप्शन गुलाब राय जी का और चौथा ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी जी का। तो चक्कर क्लब निबंध किसका है? तो वो है हमारा यशपाल जी का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 33वें प्रश्न की। 33वां प्रश्न, कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है? यानी कि जैनेन्द्र जी ने कौन सा निबंध नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन जड़ की बात, दूसरा ऑप्शन बसंत आ गया, तीसरा ऑप्शन साहित्य का श्रेय और प्रेय और चौथा ऑप्शन काम प्रेम और परिवार। तो बात करते हैं जैनेन्द्र जी का कौन सा निबंध संग्रह नहीं है, तो वो है हमारा बसंत आ गया। ये उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी के तीन उन्हीं के निबंध हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठूठा आम निबंध संग्रह किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन सुदर्शु शरण अवस्थी और चौथा ऑप्शन परशुराम चतुर्वेदी। तो ठूठा आम निबंध है हमारा भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मारे से मोही कुठाब एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? यानी कि दो निबंध हमारे नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया किसने लिखे हैं। पहला है हमारा मारे से मुझे कुठाब और दूसरा है कछुआ धर्म। पहला ऑप्शन हमें दिया है बाबू गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट और तीसरा ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह और चौथा ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बात करते हैं हम 35वें प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है निबंध किसका है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और चौथा ऑप्शन श्रीनिवास दास। तो साहित्य सभ्यता से घनिष्ठ संबंध रखता है निबंध है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में आने के पूरे चांसेस। पहला ऑप्शन रसज्ञ रंजन, दूसरा ऑप्शन कवि कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन संपत्ति शास्त्र और चौथा ऑप्शन साहित्य सीकर। तो बात करते हैं अर्थशास्त्र से आधारित, तो वो है हमारा संपत्ति शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लास्ट में शास्त्र है और संपत्ति शास्त्र के लास्ट में भी शास्त्र है, तो आप ऐसे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? पहला ऑप्शन भारत मित्र, दूसरा ऑप्शन हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन ब्राह्मण पत्रिका और चौथा ऑप्शन हरिश्चंद्र मैगनीज। तो बात करते हैं, इनके निबंध आए थे हमारे भारत मित्र पत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहला ऑप्शन माधव प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह के। इनके बहुत कम रचनाएं हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में यही आती है, आचरण की सभ्यता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? मैं आपको बता चुका हूं कि शिव शंभू किसी का उपनाम भी था, वो उस उपनाम से लिखते थे। पहला ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शिव शंभू उपनाम से जो लिखते थे वो है हमारे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक वही हैं। फिर बात करते हैं 41वें प्रश्न की। जिंदा आदमी कहानी संग्रह है। पहला ऑप्शन चंद्रकांता, दूसरा ऑप्शन कृष्णा अग्निहोत्री, तीसरा ऑप्शन मालती जोशी और चौथा ऑप्शन मृदुला गर्ग का। तो इनमें से जिंदा आदमी किसने लिखी है कहानी? तो वो लिखी है कृष्णा अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 42वें प्रश्न की। 42वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अलमा कबूतर कहानी संग्रह किसने लिखा? पहला ऑप्शन मृदुला गर्ग ने, दूसरा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा ने, तीसरा ऑप्शन नासिरा शर्मा ने और चौथा ऑप्शन कमल कुमार ने। तो अलमा कबूतर कहानी हमारी लिखी मैत्रेय पुष्पा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 43वें प्रश्न की। 43वां प्रश्न है,
कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं, यानी कि दूसरा ताजमहल कहानी किसने लिखी? पहला ऑप्शन नासिर शर्मा ने, दूसरा ऑप्शन क्षमा कौल ने, तीसरा ऑप्शन ममता कालिया ने और चौथा ऑप्शन है अनीता जैन ने। तो दूसरा ताजमहल लिखा हमारा नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 44वें प्रश्न की। 44वां प्रश्न हमसे पूछा गया नील गाय की आंखें कहानी संग्रह है। पहला ऑप्शन कमल कुमार का, दूसरा ऑप्शन नमिता सिंह का, तीसरा ऑप्शन कुसुम चतुर्वेदी का और चौथा ऑप्शन दिया है मैत्रेय पुष्पा का। तो नील गाय की आंखें कहानी है हमारी नमिता सिंह की, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 45वें प्रश्न की। 45वां प्रश्न हमसे पूछा गया है वापसी कहानी की लेखिका हैं। पहला ऑप्शन उषा प्रियंवदा, दूसरा ऑप्शन ममता कालिया, तीसरा ऑप्शन मनु भंडारी और चौथा ऑप्शन कृष्णा शोभती। तो वापसी कहानी की लेखिका है हमारी उषा प्रियवंदा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 46वें प्रश्न की। 46वां प्रश्न है हरी बिंदी किस साहित्यकार की रचना है? यानी कि जो माथे पर बिंदी लगाते हैं हरी बिंदी किसकी है? पहला ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा, दूसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन उषा प्रियंवदा और चौथा ऑप्शन मनु भंडारी की। तो हरी बिंदी साहित्यकार की रचना है वो है हमारी मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 47वें प्रश्न की। सफ़ेद कौआ कहानी की लेखिका हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से प्रश्न हो जाता है। पहला ऑप्शन मणिका मोहनी, दूसरा ऑप्शन मंजुल भगत, तीसरा ऑप्शन राजी सेठ और चौथा ऑप्शन चित्रा मुदगल। तो सफ़ेद कौआ कहानी लिखी हमारी मंजुल भगत ने, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 48वें प्रश्न की। 48वां प्रश्न है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है। यानी कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी किसने लिखी? पहला ऑप्शन मृणाल पांडे, दूसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा और चौथा ऑप्शन चित्रा मुदगल। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो होगा हमारा चित्रा मुदगल जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 49वें प्रश्न की। पिता कहानी के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आपके पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन ज्ञान रंजन, दूसरा ऑप्शन हिमांशु जोशी, तीसरा ऑप्शन रविंद्र कालियो, चौथा ऑप्शन रामेश्वरी। तो पिता कहानी हमारी किसने लिखी? तो वो लिखी हमारी ज्ञान रंजन जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 50वें प्रश्न की। 50वां प्रश्न है सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन जगदीश चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन दूधनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन काशीनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन हिमांशु जोशी। तो सदी का सबसे बड़े आदमी कहानी के लेखक है हमारे काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 51वें प्रश्न की। बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक है। पहला ऑप्शन कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा, चौथा ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी है हमारी धर्मवीर भारती की, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं 52वें प्रश्न की। 52वां प्रश्न है कब्बे और काला पानी ये कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मार्कंडे, दूसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा, तीसरा ऑप्शन भीष्म शाहनी और चौथा ऑप्शन कृष्ण बलदेव वैद्य। तो बात करते हैं 52वें प्रश्न के सही उत्तर की, वो है हमारे निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 53वें प्रश्न की। पिंजरा कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन यशपाल जी, तीसरा ऑप्शन उपेंद्र नाथ आशका और चौथा ऑप्शन इलाचंद्र जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कहानी पिंजरा, तो इसके हमारे लेखक हैं उपेंद्र नाथ आशका, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 54वें प्रश्न की। 54वां प्रश्न है धरती अब घूम रही है कहानी किसने लिखा? पहला ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा और चौथा ऑप्शन हमें देगा भीष्म शाहानी। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो हैं हमारे विष्णु प्रभाकर जी, ऑप्शन नंबर बी 54वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 55वें प्रश्न की। 55वां प्रश्न हमसे पूछा गया है शरणार्थी कहानी के लेखक हैं।
पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उपेंद्र नाथ अश्क, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मुक्तिबोध, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जैनेन्द्र। तो शरणार्थी कहानी के लेखक हैं हमारे अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 56वें प्रश्न की। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, ये दो कहानियों के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन भैरव प्रसाद गुप्त, दूसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन मुक्ति बोध, और चौथा ऑप्शन जैनेन्द्र जी। तो काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, इसके लेखक हैं हमारे मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 57वें प्रश्न की। चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय जी, और चौथा ऑप्शन जैनेन्द्र। तो बात करते हैं चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं हमारे भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 58वें प्रश्न की। 58वां प्रश्न है निठल्ले की डायरी कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरा ऑप्शन राधिका रमण प्रसाद सिंह, तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, और चौथा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। तो निठल्ले की डायरी कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं 59वें प्रश्न की। कली कथा बाया बाईपास उपन्यास की लेखिका हैं। पहला ऑप्शन उषा प्रियंवदा, दूसरा ऑप्शन अलका सराबमी, तीसरा ऑप्शन अनामिका, और चौथा ऑप्शन क्षमा शर्मा। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अलका सराबमी। इसके बाद बात करते हैं 60वें प्रश्न की। 60वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पटरंग पुराण पुराण उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन मृणाल पांडे, दूसरा ऑप्शन प्रभा खेतान, तीसरा ऑप्शन सूर्यबाला, चौथा ऑप्शन निरूपमा शोभती। तो पटरंग पुराण उपन्यास की लेखिका मृणाल पांडे। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैं आप सभी को करा चुका हूं, तो आपको सभी को देखकर जाना है। फिर बात करते हैं 61वें प्रश्न की। तत्सम उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन राजी सेठ, दूसरा ऑप्शन बीणा सिन्हा, तीसरा ऑप्शन रजनी गुप्ता, और चौथा ऑप्शन राजी जमा। तो तत्सम उपन्यास की लेखिका हैं हमारी राजी सेठ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और तद्भव किसकी रचना है? वो है हमारी अखिलेश जी की। इसके बाद बात करते हैं हम 62वें प्रश्न की। आओ पेपे घर चलें उपन्यास की लेखिका कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन अलका सरागमी, दूसरा ऑप्शन मृणाल पांडे, तीसरा ऑप्शन वीणा सिंह, चौथा ऑप्शन प्रभा खेतान। तो आओ पेपे घर चले ये है हमारी प्रभा खेतान की रचना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये उपन्यास हमारा लिखा आओ पेपे घर चले। इसमें पेपे जो नाम है वो एक कुत्ते का नाम होता है। इसके बाद बात करते हैं 63वें प्रश्न की। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन रजनी गुप्त, दूसरा ऑप्शन अलका सरावगी, तीसरा ऑप्शन उषा प्रियंवदा, चौथा ऑप्शन कृष्णा सोबती। तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है हमारी अलका सरावगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 64वें प्रश्न की। 64वां प्रश्न मोबाइल उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन क्षमा शर्मा, दूसरा ऑप्शन प्रतिभा राय, तीसरा ऑप्शन अनामिका, और चौथा ऑप्शन राजी जमा। तो उपन्यास हमारा है मोबाइल, उसकी लेखिका है क्षमा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 65वें प्रश्न की। 65वां प्रश्न तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 99% आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। पहला ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन स्मिथ ने, चौथा ऑप्शन गिल क्राइस्ट ने। तो बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। इसके बाद जो प्रश्न है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और उसके बाद में कौन सा कांड है? तो पहला ऑप्शन पहले बाल कांड है, उसके बाद अरण्य कांड। दूसरा ऑप्शन है पहले अरण्य कांड है, उसके बाद में सुंदर कांड है। तीसरा ऑप्शन अरण्य कांड है, फिर उत्तर कांड है, और चौथा ऑप्शन अयोध्या कांड है, फिर लंका का कांड। तो बात करते हैं हम 66वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो किष्किंधा
कांड से पहले हमारा अरण्य कांड है और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले हमारा अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड और उसके बाद सुंदर कांड। फिर बात करते हैं हम 67वें प्रश्न की। 67वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, तुलसी ने बाहुपीड़ा निवारणार्थ किस ग्रंथ की रचना की? पहला ऑप्शन कवितावली की, दूसरा ऑप्शन गीतावली की, तीसरा ऑप्शन हनुमान बाहुक की और चौथा ऑप्शन बर्बय रामायण की। तो उन्होंने रचना की थी हनुमान बाहुक की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तुलसी ने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन किष्किंधा कांड में, दूसरा ऑप्शन अरण्य कांड में, तीसरा ऑप्शन उत्तर कांड में और चौथा ऑप्शन लंका कांड में। तो ज्ञानदीप प्रसंग का जो वर्णन किया है वो किया है उत्तर कांड में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कुंभन दास को, दूसरा ऑप्शन सूरदास को, तीसरा ऑप्शन चतुर्वेद दास को और चौथा ऑप्शन है नंददास को। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 70वें प्रश्न की। सूरदास का जन्म स्थान है। तो सूरदास के जन्म स्थान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं, लेकिन जो सर्वमान्य जन्म स्थान है हमें उसके बारे में बात करनी है इस प्रश्न में, और आपसे पेपर में पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला ये प्रश्न है। तो आप इस पे चाहें तो 4 स्टार या 5 स्टार बनाइए। पहला ऑप्शन पारसोली को, दूसरा ऑप्शन रूनकता को, तीसरा ऑप्शन सिहीग्राम को और चौथा ऑप्शन आगरा को। तो जो सूरदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है वो है हमारा सिहीग्राम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो है हमारा सिहीग्राम। फिर बात करते हैं 71वें प्रश्न की। कविता करके तुलसी न लसै, कविता पालसी तुलसी की कला, कथन किसका है? ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन हरिऔध जी ने, दूसरा ऑप्शन नावादास जी ने, तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और चौथा ऑप्शन गिरियर्सन ने। तो ये कहा है हमारा हरिऔध जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 72वें प्रश्न की। 72वां प्रश्न, रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है? पहला ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन ने, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तीसरा ऑप्शन स्मिथ जी ने और चौथा ऑप्शन शुक्ल जी ने। तो रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जॉर्ज ग्रियर्सन वाला और एक ये। पहला ऑप्शन स्मिथ ने, दूसरा ऑप्शन ग्रियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन नावादास जी ने और चौथा ऑप्शन शुक्ल जी ने। तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है हमारा स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? यानी कि अष्टछाप जो थे जिसमें 4 हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनमें से कौन सा नहीं होगा? पहला ऑप्शन सूरदास जी, दूसरा ऑप्शन कुंभन दास जी, तीसरा ऑप्शन परमानंद जी, परमानंद दास और चौथा ऑप्शन नंददास। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। उनके शिष्य जो नहीं थे वो थे हमारे नंददास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास जी, कुंभन दास और परमानंद दास ये उनके शिष्य थे। बाकी बात करते हैं 75वें प्रश्न की। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन वीर रस, तीसरा ऑप्शन शांत रस और चौथा ऑप्शन रौद्र रस। तो जो उसका प्रधान रस है वो है हमारा शांत रस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 76वें प्रश्न की। 76वां प्रश्न है, भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन श्वेता, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है श्वेता श्वेतर उपनिषद, दूसरा ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद, तीसरा ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद और चौथा ऑप्शन कठोपनिषद। तो बात करते हैं सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 77वें प्रश्न की। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन शुक्ल जी का, दूसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा का, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र का और चौथा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन है हमारा शुक्ल जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से।
फिर बात करते हैं हम 78वें प्रश्न की। 78वां प्रश्न है, भक्ति काल को बिजली की चमक के समान किसने कहा है? पहला ऑप्शन रामकुमार वर्मा ने, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन स्मिथ ने और चौथा ऑप्शन जॉल गिल क्राइस्ट ने। तो भक्ति काल को बिजली की चमक के समान कहा है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना? पहला ऑप्शन जॉल गिलक्राइस्ट, दूसरा ऑप्शन स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन ताशी ने और चौथा ऑप्शन ग्रियर्सन ने। तो बात करते हैं भक्ति काल को ईसाइयत की जो देन माना है वो माना है हमारा ग्रियर्सन जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेपर की दृष्टि से भी ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं 80वें प्रश्न की। भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले विद्वान कौन हैं? डबल स्टार बनाइए, इस प्रश्न पे आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन ताराचंद, दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन शुक्ल जी। तो भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले हमारे विद्वान हैं शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 81वें प्रश्न की। विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन नामवर सिंह ने, दूसरा ऑप्शन निराला जी ने, तीसरा ऑप्शन शुक्ल जी ने, चौथा ऑप्शन श्याम सुंदर दास जी ने। तो इनको श्रृंगारिक कवि कहा हमारा शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 82वें प्रश्न की। 82वां प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध बाग कवि किसने कहा? पिछला प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। यहाँ पर श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन शुक्ल जी ने। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बात करते हैं हम 83वें प्रश्न की। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? पहला ऑप्शन शुक्ल जी ने, दूसरा ऑप्शन गिरियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास ने और चौथा ऑप्शन नामवर सिंह ने। तो बात करते हैं विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 84वें प्रश्न की। रावरे रूप की रीत अनूप नए नए लागत ज्यों जही निहारी पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन घनानंद जी की, दूसरा ऑप्शन आलम जी की, तीसरा ऑप्शन बोधा, चौथा ऑप्शन ठाकुर जी की। तो बात करते हैं 84वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो ये है हमारा घनानंद जी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 85वें प्रश्न की। रीति मुक्त कवि नहीं है। पहला ऑप्शन आलम, दूसरा ऑप्शन पद्माकर, तीसरा ऑप्शन घनानंद, चौथा ऑप्शन बोधा। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं वो हमारे रीति मुक्त कवि के अंतर्गत नहीं आते। तो इनमें हमारा सही उत्तर होगा पद्माकर जी। ये हमारे रीतिबद्ध कवि हैं, ना कि रीति मुक्त कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 86वें प्रश्न की। रस निधि का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन शशिनाथ, दूसरा ऑप्शन मान सिंह, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी सिंह, चौथा ऑप्शन कुलदीप सिंह। तो रस निधि का जो वास्तविक नाम है वो है हमारा पृथ्वी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डबल स्टार बनाइए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है। फिर बात करते हैं हम 87वें प्रश्न की। हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन हरिऔध जी, दूसरा ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन श्रीधर पाठक और चौथा ऑप्शन राधा कृष्ण दास। तो ये हमारे कवि कहे जाते हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 88वें प्रश्न की। 88वां प्रश्न हमसे पूछा है, गंगा अवतरण किसने लिखा? तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके मैंने ऑप्शंस आपको इसीलिए नहीं कराए क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं 89वें प्रश्न की। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? पहला ऑप्शन कामसब प्रसाद गुरु ने, दूसरा ऑप्शन किशोरीदास वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन हेमचंद, चौथा ऑप्शन डॉक्टर सत्येंद्र। तो ये लिखा हमारा किशोरीदास वाजपेयी जी ने हिंदी शब्दानुशासन। फिर बात करते हैं हम 90वें प्रश्न की। 90वां प्रश्न है, उद्धव शतक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 99% आपके पेपर में आने के चांसेस। पहला ऑप्शन जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन सूरदास, तीसरा ऑप्शन नंददास और चौथा ऑप्शन शेवाराम। तो उद्धव शतक के लेखक हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी पेपर की दृष्टि से।
अब बात करते हैं हम 91वें प्रश्न की। 91वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन प्रगतिवाद युग, तीसरा ऑप्शन छायावाद युग और चौथा ऑप्शन छायावादोत्तर युग। तो जो हमारी रहस्यवाद की भावना पाई जाती है वो पाई जाती है छायावाद युग में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 92वें प्रश्न की। 92वां प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन नामवर सिंह ने, दूसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी जी ने और चौथा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र ने। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा हमारा शांति प्रिय द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 93वें प्रश्न की। छंदों का अजायब घर है। पहला ऑप्शन कृष्णचरित, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र का, तीसरा ऑप्शन गंगा लहरी, चौथा ऑप्शन बिहारी जी। तो छंदों का अजायब घर है हमारा रामचंद्र का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 94वें प्रश्न की। पद्माकर की कवि शिरोमणि, पद्माकर को कवि शिरोमणि उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन रघुनाथ राव ने, दूसरा ऑप्शन गोसाई अनूपगिरी ने, तीसरा ऑप्शन प्रताप सिंह ने, चौथा ऑप्शन दौलत राव सिंधिया जी ने। तो पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी हमारी प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज की वीडियो के हमारे 94 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। और ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार देखकर जरूर जाएं। हम आशा करते हैं कि आपका पेपर इन्हीं प्रश्नों से संबंधित देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।